So today we will let's discuss about abnormal molecular mass. So what is abnormal molecular mass? Abnormal molecular mass से भी क्या समझ आ रहा है, यानी अब जो हम पढ़ेंगे वो नॉर्मल नहीं होगा, abnormal होगा. अब जो हमारा टॉपिक है उसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला है, abnormal चीज़ ही फाइंड आउट होके निकलेगी. तो जो abnormal molecular mass है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही बना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है. अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब हुआ? मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं, जैसे मान लो H2 है तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? O का 16 और H2 का 18. अगर किसी को नहीं निकालना आता तो एक बार रैपिड रिवीजन करवा देती हूँ. H हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 है, तो इसको मैंने 2 लिख दिया. अब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, बट एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इसकी आप टेबल लर्न कर सकते हो. तो हाइड्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही है. तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 + 16 = 18 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया. सो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि जैसे मान लो H2 है, हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला 18 निकाला, बट जब हमने इसको सॉल्यूशन में डाला तब हमें इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कुछ और ही मिला. मान लो कि इसका मॉलिक्यूलर मास है तो 15 मिला या फिर 20 मिला, या क्या कम होके मिला या बढ़ के मिला. तो अगर कम होके मिले, बढ़ के मिले, कुछ भी मिले, जो हमने निकाला और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक तो हमने थ्योरेटिकली निकाला और ये क्या किया, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और अलग आया, तब जब जो अलग वैल्यू आएगी, जो अलग मॉलिक्यूलर मास आएगा, उसको ही हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, अलग मॉलिक्यूलर मास क्यों आता है वो भी बताती हूँ. जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या था? TB = KB, और मोलरिटी थी, मोलरिटी होगी तो KB वेट इंटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई में वेट ऑफ kg भी सॉल्यूट का, A और ये B. ये हमारा फॉर्मूला था. ये फॉर्मूला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैंने एक सॉल्वेंट लिया और जब मैं इसमें सॉल्यूट ऐड करूंगी, मैंने क्या किया, इसमें सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्वेंट लिया और सॉल्यूट ऐड किया. अब जब मैंने सॉल्यूट ऐड किया तो जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास होगा, वो क्या आएगा? एबनॉर्मल आएगा. किससे एबनॉर्मल आएगा? जो मैंने थ्योरेटिकली वैल्यू निकाली थी, और जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी तो डिफरेंट आएगा. डिफरेंट क्यों आएगा वो देखो. सॉल्यूट होता है वो 2 टाइप का होता है. सॉल्यूट्स 2 टाइप में फर्दर डिवाइडेड होता है. सॉल्यूट ये 2 टाइप में इसको डिवाइड किया गया होता है. एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है? जो वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट हो सके, या एसोसिएट हो सके. अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एसोसिएट एंड डिसोसिएट. एक बार नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो अपने आप समझेगा. जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके कोई टाइप्स नहीं होते. देखो, सॉल्यूट होता है 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड होता है. एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट. जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका क्या मतलब होता है कि अलग अलग आयंस में डिवाइड हो सकता है, या अलग अलग आयंस में जुड़ सकता है, एसोसिएट हो सकता है. तो जो इलेक्ट्रोलाइट, उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक आया एसोसिएट और दूसरा आया डिसोसिएट. एसोसिएट यानी जुड़ना, जैसे NaCl है, ये जुड़ गए आपस में. और डिसोसिएट क्या होगा? जैसे Na+Cl- ये आयंस में क्या होगी? डिसोसिएट हो गए, अलग अलग टूट गए वाटर में जाने के बाद, यानी सॉल्यूशन में जाने के बाद ये क्या हो गए? टूट गए. ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये 2 टाइप्स होते हैं इसके. अब एसोसिएशन होगा तब मॉलिक्यूलर मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं. उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
Cp कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। इसका क्या मतलब होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी उल्टी होती है किसके? मॉलिक्यूलर मास के। जितनी ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास कम होता जाएगा। ठीक है, ये तो पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, बट ये एक दूसरे के उल्टे होते क्यों है? इसका क्या रीज़न है? देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी। और मॉलिक्यूलर मास ये क्या है? मास है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करती है और ये मास है, तो मास पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए ये इसकी उल्टी होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कम होता जाएगा। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अब देखो, अगर हम फॉर्मूले में देखें तो ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। टीबी बॉइलिंग पॉइंट वाला, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मैंने एग्जांपल क्यों लिया? इसलिए क्योंकि ये क्या है? टीबी, ये इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये मॉलिक्यूलर मास। आप फॉर्मूले में भी देख सकते हो कि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास। अब हम एसोसिएट और डिसोसिएशन की बात करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब बात करते हैं एसोसिएशन डिसोसिएशन। मान लो ये हमने लिया सॉल्यूशन, ये मैंने क्या लिया? सॉल्यूशन दिया और इसमें हमने NaCl डाला। NaCl इसमें जाके फर्दर डिसोसिएट हो जाएंगे, किसमें? Na में और Cl माइनस में, अलग अलग आइंस में क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। नमक को जब पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो अलग अलग आइंस में क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। जब ये अलग अलग आइंस में डिसोसिएट हो जाएगा तो इसमें सोल्यूट क्या होगा? सोल्यूट तो इसमें बढ़ेगा, सोल्यूट के पार्टिकल्स तो बढ़ जाएंगे। जब डिसोसिएट होगा तो सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। जब सोल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। और जब किसी सॉल्यूशन में आयंस डिसोसिएट होते हैं, आयन डिसोसिएट होंगे तो यानी सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? इसमें डिसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स भी बढ़ जाएंगे, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बट जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। जैसे मान लो और ज्यादा इसमें और ज्यादा आयंस क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए, और ज्यादा आयंस डिसोसिएट हो गए। जितने ज्यादा आयन डिसोसिएट होंगे मॉलिक्यूलर मास उसका उतना हाफ होता जाएगा। जैसे हाफ थर्ड हो गया, ये हाफ हो गया। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 टाइम्स बढ़ सकती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 टाइम्स बढ़ सकती है। समझ आया? अब देखो, अब अगर बात करें हम एसोसिएशन की, ये कैसे हुआ? समझ आया? मॉलिक्यूलर मास हाफ क्यों हुआ? मॉलिक्यूलर मास हाफ इसलिए हुआ क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ये उल्टा होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा, इतना समझ आया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बढ़ी? क्योंकि आयन डिसोसिएट हुए तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए। अब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए तो इसमें मॉलिक्यूलर मास क्यों कम हुआ? अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें तो आप देखो, वाटर के अंदर ये जो आयंस है ये अलग अलग टूट गए। अब जितना इनका पहले NaCl का अगर हम पहले देखें मॉलिक्यूलर मास कितना होता है तो Na का होता है 23, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है एंड Cl का 35.5 होता है। तो इसका अगर ओवरऑल देखें तो 58.5, तो मॉलिक्यूलर मास 58.5 था कब? जब ये NaCl था। लेकिन जब डिसोसिएट हो गया, जब अलग अलग आयंस में डिसोसिएट हो गया तो अब कितना होगा? अब Na का अलग होगा, Cl का अलग होगा, तो मॉलिक्यूलर मास वैसे वैसे क्या होता है? कम होता जाता है। इन डिसोसिएशन, ये प्रोसेस है इन डिसोसिएशन, जब ये आयंस क्या होते हैं? टूटते हैं। अब हम बात करेंगे इन एसोसिएशन। इसमें क्या होगा? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एसोसिएट होंगे, वो आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे वो देखते हैं। तो मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एसिटिक एसिड मिला दें या कुछ भी मिला दें, मान लो मैंने एसिटिक एसिड मिलाया। अब जब मैं इस एसिटिक एसिड को मिला दूंगी तो इसमें डिसोसिएट होने के बजाय एसोसिएट होंगे, यानी जो आयंस होंगे वो या तो बना लेंगे डाइमर या ट्राइमर। अब डाइमर, ट्राइमर और पॉलीमर, ये क्या होता है वो मैं बताती हूँ। डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर ये होते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन में आयंस जुड़ जाते हैं,
आयंस जुड़ जाएंगे, इसमें डिसोसिएट हो रहे थे और इसमें एसोसिएट हो रहे हैं, इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो उल्टा हो रहा है, इसमें जब जुड़ जाएंगे आयंस एसोसिएट होने लग जाएंगे। जब आयंस एसोसिएट होंगे तो मान लो 2 आयंस एसोसिएटेड, 2CH3 COH, ये 2 आयंस डिसोसिएट होंगे तो डाइमर बनेंगे, 3 होंगे ट्राइमर बनाएंगे, 5 होंगे तो पॉलीमर बनेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है वो कम है। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कम क्यों है, क्योंकि इसमें एक बड़ा आयन बन रहा है, इसमें अलग अलग आयन में डिसोसिएट हो रहे थे और इसमें डिसोसिएट नहीं हो रही, इसमें डाइमर ट्राइमर पॉलीमर बन रहा है। तो जब आयन डिसोसिएट ना होकर के एक बड़ा डाइमर बना लेंगे तब क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रैक्टिकली सोच के देखो कि जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डाइमर बन जाएगा, जैसे मान लो CH3COOH का डाइमर बन गया, ये 2 टाइम्स जुड़ गया, डाइमर बना लिया इसने। जब ये डाइमर बना लेगा तब क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम है सॉल्यूशन में। मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि CH3COOH का और इसका होल ट्वाइस यानी डाइमर का जब अपन मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। और ये अगर अलग अलग आयन में डिसोसिएट हो जाते तो मॉलिक्यूलर मास कम आता। अब मैं इसकी थ्योरी पढ़ लेते एक बार, यही इसका डायग्राम वगैरह था, हो गया। अब अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। अब हम फर्दर एसोसिएशन डिसोसिएशन के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे AlCl3 है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को जब अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम अगर इसको हम सॉल्यूशन में डालें, अगर ये डिसोसिएट हो तो कितने आयंस में डिसोसिएट होगा, Al3+। क्यों, अब ये 3+ क्या होता है, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री जिसका कंसेप्ट वीक होता है उनको ये नहीं समझ आता कि 3+ क्यों लिखा है। इसीलिए क्योंकि जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है वो 3+ होती है, यानी जो एल्यूमिनियम है वो 3 आयन को डोनेट कर सकता है, यानी 3 आयन यानी 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सोडियम होता है वो 1 आयन को डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, यानी दे सकता है अपनी वैलेंसी पूरी करके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके इतने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए एल्यूमिनियम पे 3+ आ गया और ये जो Cl3 है इस पे 3Cl- आ गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैसे आता है। एसोसिएशन डिसोसिएशन तो समझ आ गया, बट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा। देखो इधर क्या है, 1 मोल, इधर 1 मोल, 1 मोल की वैल्यू 6.02 × 10⁻23 और इधर क्या है, 1 मोल एल्यूमिनियम का प्लस में 3 मोल Cl के, सॉरी 13Cl- होगा, तो 1 मोल Cl का, तो 1 मोल प्लस 1 मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल प्लस 1 मोल, इधर 1 मोल और इधर क्या 2 मोल। इसीलिए क्या हुआ, जो मॉलिक्यूलर मास था उसमें एबनॉर्मेलिटी दिखाई दी गई। एक बार फिर से देखो, जब AlCl3 है या MgCl2 ले लो, MgCl2 को लोगे तो क्या होगा, जब ये सॉल्यूशन में जाएगा फर्दर डिसोसिएट होगा तो Mg2+, इधर 1 मोल था, इधर 1 मोल था, इधर 1 मोल प्लस 1 मोल और होगा। 1 मोल कौन सा, देखो कि Cl2 है ना, तो Cl2 माइनस 1 मोल प्लस 1 मोल, इधर तो 1 मोल, लेफ्ट हैंड साइड 1 मोल, बट राइट हैंड साइड देखा तो 2 मोल हो गए। कैसे हो गए 2 मोल, क्योंकि इधर ये मैग्नीशियम क्लोराइड था, मैग्नीशियम क्लोराइड, बट इधर मैग्नीशियम अपना एक अलग आयन में डिसोसिएट हुआ, क्लोरीन अपने एक अलग आयन में डिसोसिएट हुआ। अलग अलग आयन में डिसोसिएट होने की वजह से अपने मोल अलग अलग बना रहे हैं। अब इधर 1 मोल इधर 2 मोल, जब अपन इधर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे वो डिफरेंट आएगा, इधर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे वो डिफरेंट आएगा। अब मैग्नीशियम का 24 प्लस Cl2 35 70, इसका इतना होगा, इसका इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट आएगा। ये है डिसोसिएशन। अब बात करेंगे एसोसिएशन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमर की पूछ ली जाती है कि डायमर की स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसे मान लो कि मेरे पास एसिटिक एसिड है, इसके हमने 2 मोल लिए, एसिटिक एसिड के 2 मोल। अब जिस बच्चे को मोल कंसेप्ट नहीं आता, वैसे तो बहुत कॉमन चीज़ है, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में मोल कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर जिसको नहीं समझ आता तो वो पहले मोल कंसेप्ट को क्लियर करे। अगर नहीं भी आता तो इसका मतलब यही है कि जैसे मान लो कि मैंने एसिटिक एसिड लिया, उसके 2 मोल्स लिए, 1 मोल की ये वैल्यू होती है, यही होता है। तो 2 मोल जब एसिटिक एसिड के हम लेंगे और इसको एक्वस में
जब आगे जाके एसोसिएट होंगे ये, तो ये क्या करेंगे, डायमर बना लेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे डायमर, ट्राइमर, पॉलीमर, व्हाट इज दिस। तो ये जैसे कि जब ये 2 मोल था और जब इसने 1 मोल में कन्वर्ट हुआ, तब देखो इसकी ये स्ट्रक्चर बन गई, CH3 C डबल बॉन्ड O H एंड ये सिंगल बॉन्ड से O, और इसमें जो बॉन्डिंग है वो H बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है। अब ये बॉन्डिंग वगैरह का हमें इतना नहीं पढ़ना, बट इसमें यही क्वेश्चन आ सकता है कि बॉन्डिंग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायमर की स्ट्रक्चर ये होती है, और जो एसिटिक एसिड है पहले इसके 2 मोल थे, जब ये एसोसिएट हुए, जब आपस में जुड़ गए, इसमें डिसोसिएट हो रहे थे, इसमें एसोसिएट हो रहे, उसमें टूट रहे थे, इसमें जुड़ रहे हैं, तो इसमें जब जुड़ेंगे तब ये क्या करेंगे, 1 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल से 1 मोल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 120 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट था और इधर 60 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। यही हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। अब समझ आया होगा कि एबनॉर्मेलिटी मॉलिक्यूलर मास में कैसे दिखाई देती है। सो थैंक यू सो मच।